सुप्रभात विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे व्याख्यान 4 कक्षा 9वीं, विषय हिंदी, उपविषय है पाठ 3 समास। पृष्ठ संख्या 156 से 161 तक की चर्चा की जाएगी। साथ ही प्रश्नोत्तर चर्चा करेंगे हम व्याख्यान 3 में दिए गए गृह कार्य की। तो आगे बढ़ते हैं। अब तक हमने 3 व्याख्यानों में पढ़ी थी समास की परिभाषा, समास के भेदों के नाम, तत्पुरुष समास के भेदों के नाम, कर्मधारय समास, अव्ययीभाव समास, द्विगु समास, बहुब्रीहि समास, द्वंद्व समास और भेदों में अंतर। तो सबसे पहले समास की परिभाषा से परिचित हो जाते हैं। समास किसे कहते हैं? दो पदों या दो से अधिक पदों का जो मेल होता है वो समास कहलाता है, जबकि दो वर्णों का परस्पर मेल संधि कहलाता है। समास के भेद कितने हैं? समास के 6 भेद हैं। सबसे पहले आता है हमारा तत्पुरुष समास, फिर कर्मधारय, फिर अव्ययीभाव, फिर द्वंद्व, द्विगु और बहुब्रीहि समास। समास के अगर पहली बात करें हम तत्पुरुष समास की, तो तत्पुरुष समास में क्या होता है? इसके जो भेद है वो है 7। कर्म तत्पुरुष, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और न्याय तत्पुरुष। इनके जो कारक चिन्ह होते हैं उनका ही प्रयोग किया जाता है समस्त पद से विग्रह बनाते समय, और विग्रह से समस्त पद बनाने के समय में उन कारक विभक्ति चिन्हों का लोप कर दिया जाता है। ठीक है। तत्पुरुष समास में जो है उत्तर पद प्रधान होता है, क्योंकि समस्त पद के 2 पद माने जाते हैं, एक होता है पूर्व पद, एक होता है उत्तर पद। दोनों मिलकर ही समस्त पद की जो है रचना करते हैं, और जब हम इनका विग्रह करते हैं तो हम इन कारक चिन्हों को पुनः वापस ले आते हैं। कर्म का चिन्ह होता है को, करण का से, संप्रदान के लिए, अपादान से अलग होने के भाव के लिए, संबंध का के की, अधिकरण में पर और न्याय में न का प्रयोग होता है अ की जगह, यानी जो भी निषेधवाची शब्द होते हैं उनके लिए न का प्रयोग किया जाता है। फिर बात आती है हमारी कर्मधारय समास की। कर्मधारय समास में क्या होता है? विशेषण और विशेष्य का संबंध होता है, उपमान उपमेय का संबंध होता है। पहला पद हो या उत्तर पद हो, कई बार दोनों ही पद विशेषण का कार्य भी करते हैं, कई बार दोनों शब्द विशेषण होते हैं, कई बार पहला पद विशेषण होता है तो दूसरा पद उत्तर पद भी विशेष्य, और उत्तर पद विशेषण होता है तो पूर्व पद विशेष्य होता है। तीसरी बात आती है अव्ययीभाव समास की। अव्ययीभाव समास में जो है पहला पद प्रधान होता है और वो अव्यय होता है, और जब समस्त पद बन जाते हैं तो क्या होते हैं कि पूरा पद ही एक अव्यय का काम करता है। जैसे पेट भरकर में भरपेट जो शब्द है वो खुद पूरा एक अव्यय बन गया है। प्रतिदिन है, प्रतिक्षण है, आजन्म है, आमरण है, ये खुद एक अव्यय बन जाते हैं विग्रह से समस्त पद बनने के बाद। फिर आती है बात हमारी द्विगु समास की। द्विगु समास में क्या होता है? इसमें भी 2 पद होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद। पूर्व पद संख्यावाची विशेषण होता है, जबकि उत्तर पद एक समूह का कार्य करता है। बहुब्रीहि समास में क्या होता है कि दोनों ही पद गौण होते हैं, न उत्तर पद प्रधान न पूर्व पद प्रधान, दोनों ही मुख्य रूप से अलग हो जाते हैं, कोई तीसरा ही पद प्रधान हो जाता है, जिसके बारे में दोनों मिलकर के बताते हैं वही प्रधान होता है और वो अन्य पद होता है। द्वंद्व समास क्या होता है? द्वंद्व समास कहता है कि तुम सबने तो पूर्व पद उत्तर पद को बांट लिया, लेकिन मेरे लिए तो दोनों ही बराबर हैं। मेरे में तो पूर्व पद भी प्रधान है और उत्तर पद भी प्रधान है, अर्थात दोनों ही पद जिस समास में प्रधान होते हैं वो द्वंद्व समास होता है। जैसे माता और पिता, भाई और बहन, अपना और पराया, पाप और पुण्य, भला और बुरा, ठंडा या गर्म, तो सभी अपना महत्व पूर्ण रूप से रखते हैं, इसलिए यहाँ दोनों ही पद प्रधान होते हैं। बात आई भेदों में अंतर की, तो हमने 3 तरीके से अंतर जाना था कि कर्मधारय समास और बहुब्रीहि समास में अंतर, द्विगु समास और बहुब्रीहि समास में अंतर, कर्मधारय समास और द्विगु समास में अंतर। कर्मधारय और द्विगु समास में क्या अंतर है? देखो बेटा, कर्मधारय समास और द्विगु समास में साधारण सा अंतर है कि कर्मधारय समास में जो पूर्व पद होता है वो गुणवाचक विशेषण होता है, जबकि द्विगु समास में संख्यावाची विशेषण होता है। ठीक है। इसमें कर्मधारय समास में विशेषण विषय उपमान उपमेय का संबंध होता है, जबकि द्विगु समास में जो उत्तर पद होता है वो समूह का कार्य कर रहा होता है, तो उसमें दोनों में कोई समानता नहीं है। जैसे कि मैं बात करूं यहाँ पर कर्मधारय समास अगर मैंने ले लिया, यहाँ पर महान है जो आत्मा तो महात्मा, और मैंने यहाँ पर लिया संख्यावाची विशेषण कि मैं यहाँ पर ले रही हूँ नवग्रह तो 9 ग्रहों का समाहार, तो बिल्कुल भी समानता नहीं है दोनों में, तो भेद है दोनों में कि वहाँ गुणवाचक का प्रयोग हो रहा है, वहाँ संख्यावाचक का प्रयोग हो रहा है। दूसरी बात करूं मैं द्विगु और बहुब्रीहि में, तो कई बार क्या होता है एक ही समस्त पद का दोनों जगह प्रयोग हो जाता है। अगर मैं दशानन की बात करूं तो 10 है आनंद जिसके अर्थात रावण, तो वो बहुब्रीहि में चला गया क्योंकि दोनों पदों ने मिलकर किसी तीसरे के बारे में बताया। और अगर मैं कहूं कि 10 आननों का समाहार, तो वो द्विगु में चला गया क्योंकि पहला जो पद है वो संख्यावाची और जो दूसरा है वो समूह को दर्शा रहा है, तो वहां पर द्विगु समास हो जाएगा। तीसरी बात करें हम कर्मधारय और बहुब्रीहि की, तो कर्मधारय समास में पहला पद दूसरे की विशेषता बतलाता है, जबकि बहुब्रीहि समास में दोनों पद मिलकर किसी तीसरे के बारे में बताते हैं। जैसे कि बात करें हम श्वेतांबरा, श्वेत है जो अंबर, तो कर्मधारय समास है। श्वेत है अंबर जिसके अर्थात सरस्वती, तो बहुब्रीहि समास है, क्योंकि श्वेत और अंबर दोनों ने मिलकर किसी तीसरे की जानकारी दी। जबकि श्वेत है जो अंबर में अंबर की विशेषता बतलाई श्वेत शब्द ने।
ठीक है, तो ये भेदों में अंतर हमने आपको समझाया था और आपको आ भी गया होगा। तो बेटा जिनके पास भी अपनी पेंसिल वगैरह है वो लेकर के बैठे, रफ कॉपी लेकर के बैठे। अगर आपके पास आपकी पाठ्य पुस्तक यानी कि जो ये व्याकरण की पुस्तक है वो है, तो आप उस व्याकरण की पुस्तक में से साथ साथ हल करते जाएं। फिलहाल अभी हम पहले क्षितिज के पाठों में आए हुए सामासिक शब्दों की चर्चा करेंगे। आपने 2 बैलों की कथा पढ़ी थी, उसमें ये शब्द आए थे बेटा, उसमें से हम समास में ही उन शब्दों को लिया है ताकि आपको याद रहे कि इन शब्दों में भी समास किया जा सकता है। पहला शब्द है बुद्धिहीन, गधे के लिए शब्द का प्रयोग किया गया था। बुद्धि से हीन अलग होने का भाव है, अपादान तत्पुरुष है, लेकिन हमें परीक्षा में सिर्फ तत्पुरुष समास लिखना होगा। अगर आपसे पूछा जाए कि तत्पुरुष का कौन सा भेद है तो आपको बताना होगा कि अपादान तत्पुरुष समास है। असंतोष अ का जो भाव है वो निषेध के लिए प्रयोग हुआ है, न्याय तत्पुरुष समास का उदाहरण है। तो जो अ है वो न में परिवर्तित हो जाएगा, न संतोष, यानी जहां संतोष नहीं है। ऋषि मुनि में योजक चिन्ह है, यहाँ पर द्वंद्व समास है, ठीक है। ऋषि और मुनि द्वंद्व समास। कामचोर, काम का चोर, का चिन्ह आ गया, यहाँ पे संबंध तत्पुरुष समास का प्रयोग किया गया है। अनाथ, फिर से आया, नय बन गया उसका, नय नाथ, यानी कि जिसका कोई स्वामी नहीं है, न्याय तत्पुरुष है। दो पहर, दो संख्यावाची शब्द है, पहर समूह को दर्शा रहा है, दो पहरों का समूह, द्विगु समास। प्रतिक्षण, प्रतिक्षण यानी प्रत्येक क्षण, अव्ययी भाव समास। मवेशी खाना आपने पढ़ा होगा कि हीरा और मोती को मवेशी खाना में बंद कर दिया गया था, तो मवेशियों के लिए स्थान यानी कि पशुओं के लिए स्थान, रखने का स्थान होता है, उसे के लिए आ गया, संप्रदान तत्पुरुष का उदाहरण है ये, ठीक है। अब आते हैं हम लहासा की ओर। लहासा की ओर आपने पढ़ा था, राहुल सांकृत्यायन के द्वारा रचित था, जिसमें उन्होंने अपनी तिब्बत यात्रा का वर्णन किया था। सबसे पहले था कि अपरिचित। अपरिचित आया था ना कि जो वहां के लोग थे वो किसी भी अपरिचित को अपने घर में प्रवेश नहीं करने देते थे। तो जो अ है वो न का है कि जो परिचित नहीं है, न परिचित, न्याय तत्पुरुष समास है। राहदारी मांगी थी ना उन दोनों से, प्रवेश चिट यानी कि जो चिटे मांगी थी वो राहदारी थी। राहदारी यानी कर, तत्पुरुष समास। रहा की दारी, रहा का कर, तत्पुरुष समास। का संप्रदान वो संबंध तत्पुरुष का प्रयोग किया गया है। समुद्र तल, समुद्र का तल, फिर से संबंध तत्पुरुष का प्रयोग है यहाँ पर, ठीक है। गर्मा गर्म, मैंने आपको बताया था कि अव्ययी भाव समास में कई बार एक शब्द का प्रयोग 2 बार हो जाता है, जैसे रातों रात, हाथों हाथ, ऐसे ही गर्मा गर्म। गरम गरम क्या मिला था उन्हें खाने के लिए? थुक्पा, ठीक है। हस्तलिखित मिल गई थी ना बौद्ध धर्म से संबंधित उन्हें पोथियां, हस्त से लिखित, यहाँ पर भी से प्रसर्ग का प्रयोग है, तत्पुरुष समास। आपको याद हो तो मैंने जब ये पाठ कराया था तब मैंने आपको बताया भी था कि हस्त से लिखित यहाँ पर करण तत्पुरुष का प्रयोग किया हुआ है, क्योंकि यहाँ पर साधन के लिए से प्रसर्ग का प्रयोग है। अगर यही अलग होने के भाव में आता तो वहां पर अपादान तत्पुरुष समास होता। अब आता है हमारा सांवले सपनों की याद, जिसकी आपने अभी कक्षा परीक्षा भी दी है थोड़े दिन पहले, ठीक है। सांवले सपनों की याद में है अंतहीन, अंत से हीन, अलग होना। यहाँ पर है बेटा तत्पुरुष समास, अपादान तत्पुरुष, अलग होने का। हीन मतलब अलग होना, तो क्या हो गया? अपादान तत्पुरुष है। रास रीला, रास की रीला, यहाँ पर तत्पुरुष समास है, संबंध का उदाहरण दिया गया है। दूध छाली, छाली मलाई होता है, दूध और छाली से कृष्ण ने कब वृंदावन में मुंह भरे थे हमें नहीं पता, तो यहाँ और योजक चिन्ह का प्रयोग हुआ है, तो द्वंद्व समास है। जीवन साथी, जीवन का साथी, तत्पुरुष समास है। एयर गन से घायल हुई थी ना गौरैया, एयर से चलित गन, से प्रसर्ग साधन आ गया, तो करण तत्पुरुष समास का उदाहरण है ये। मेरे संग की औरतें पाठ भी आपने पढ़ा है, कृतिका का ये पाठ है बेटा। दूसरा पसंद नापसंद, पसंद और नापसंद, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता था। उनके जो पति थे वो विलायती रहन सहन को कैसे पसंद करते थे वो उनका ध्यान नहीं देती थी। तो पसंद और नापसंद, और आगे यहाँ पर योजक चिन्ह द्वंद्व समास। स्वतंत्रता सेनानी से अपनी बेटी का विवाह करना चाहती थी, स्वतंत्रता का सेनानी, का चिन्ह आ गया। कारक चिन्ह जहां भी आएंगे वहां तत्पुरुष समास है, तत्पुरुष समास है। पर्दा नशी कौन थी? उनकी नानी थी। पर्दे में रहती है जो विशेष स्त्री, बहुब्रीहि समास। पढ़ाई लिखाई, पढ़ाई और लिखाई की कोई मनाही नहीं थी लेखिका के घर में, द्वंद्व और आ गए यहाँ पर योजक चिन्ह है, द्वंद्व समास का प्रयोग है। परी कथा, परियों की कथा जैसी थी कहानी, ठीक है। तत्पुरुष समास की जो माता की कहानी थी वो किसी परियों से कम नहीं थी, तो तत्पुरुष समास का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। अब आते हैं बेटा आपके प्रश्न संख्या 3, जो कि आपके अभ्यास कार्य का प्रश्न है, जिसके 1 से 20 प्रश्न यानी कि 1 से 20 समस्त पदों का विग्रह करके समास का नाम मैंने आपको कल के गृह कार्य में दिए थे, जिसकी चर्चा हम अब आगे करेंगे। तो उसके आगे के जो बचे हुए भाग हैं उनकी चर्चा हम करते हैं आज। 21वां शब्द है अनुरूप। अनु का अर्थ होता है के अनुसार या पीछे, तो इसका विग्रह बनेगा रूप के अनुसार अव्ययी भाव समास है। देखो जहां पर भी उपसर्ग आपको नजर आएगा ये ध्यान रखना कि वो एक अव्यय के रूप में प्रयुक्त हुआ है और वहां पर अव्ययी भाव समास है। रूप के अनुसार अव्ययी भाव समास। अपना पराया में योजक चिन्ह आ गया, समझ जाओ द्वंद्व समास है। अपना और पराया द्वंद्व समास।
बेमिसाल, यहाँ से फिर से उपसर्ग आ गया यानी अव्यय है। बे का अर्थ होता है बिना, बिना मिसाल के यानी बिना उदाहरण के, फिर से अव्ययी भाव समास है। तिरंगा, तीन रंगों वाला। मैंने आपको बताया था कि विग्रह पर निर्भर है समास का नाम। अगर आप तिरंगा का विग्रह कोई भी कर लो, तीन रंगों का समाहार करो तो द्विगु लिख सकते हो। तीन रंगों वाला है जो अर्थात हमारा राष्ट्रीय ध्वज, तो बहुब्री में भी लिख सकते हो, ये आपके ऊपर निर्भर है। तो अनुरूप का क्या है, रूप के अनुसार अव्ययी भाव, अपना पराया, अपना और पराया, द्वंद्व समास, बेमिसाल, बिना मिसाल के अव्ययी भाव समास, तिरंगा तीन रंगों का समाहार तो द्विगु, और तीन रंगों वाला है जो अर्थात हमारा राष्ट्रीय ध्वज। तो आप इस बात का रखना ध्यान, जहां भी उपसर्ग आएंगे वो उनके अर्थ लिखने हैं हमें उसके साथ, शब्द के साथ, और साथ में ही अव्ययी भाव समास लिखना है। अगला शब्द है हमारा महेश, महान है जो ईश। आपने संधि की होगी महाजमा में ईश, संस्कृत हिंदी में की थी, तो यहाँ पर गुण संधि का प्रयोग किया गया है। महान है जो ईश यानी कोई भी देवता, ठीक है। तो महेश कर्मधारय समास का प्रयोग है। त्रिभुवन, तीन भुवनों का समूह, द्विगु समास। त्रि जो है संख्यावाची शब्द है, भुवन समूह का बोध करा रहा है उत्तर पद, तो द्विगु समास हुआ यहाँ पर। पंजाब, पांच आबों का समूह, ठीक है, द्विगु समास। आप मैंने नदियों का समूह है ना पंजाब में, तो वहां पर कौन सा समास है बेटा, द्विगु समास है। जहां भी आपको समूहवाची शब्द दिखाई दे, इट मीन्स क्या, वो द्विगु समास का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। दोपहर, दो संख्यावाची शब्द है, पहर समय, दो पहरों का समूह यानी द्विगु समास। दोपहर बीत चुके होते हैं दोपहर तक। गिरिधर आपने पढ़ा है, ठीक है, गिरि को धारण करने वाला अर्थात कृष्ण। कौन से पर्वत को उठाया था उन्होंने बेटा, गोवर्धन, ठीक है। तो बहुब्री समास का प्रयोग किया गया है। तो कौन थे गिरि को धारण करने वाले, कृष्ण, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर गिरि को धारण करने वाला लें अर्थात ना लगाएं तो यहाँ पर हमारा तत्पुरुष भी बैठता है, कर्म तत्पुरुष। लेकिन गिरिधर का शब्द का प्रयोग किसी विशेष के लिए ही किया जाता है, तो हम उसे बहुब्री में ही रखेंगे। फिर आया बेटा हमारा व्यवहार कुशल। व्यवहार कुशल का अर्थ होता है जो व्यवहार में कुशल है। में प्रसर्ग का प्रयोग किया गया, में कारक चिन्ह का प्रयोग किया गया, इसलिए अधिकरण तत्पुरुष है। अनुदार, देखो अनु का अर्थ है न उदार। अन उपसर्ग का प्रयोग किया गया है, अन का न हलंत है इसमें, उदार शब्द उ इसमें मिला है, तो न उदार यानी कि जो उदार हृदय वाला नहीं है, न तत्पुरुष समास है। अपठित, आप पढ़ते हैं, अपठित गद्यांश को दिए गए पढ़, ठीक है, पढ़ करके उत्तर दीजिए। तो वो अपठित यानी कि न पठित, जो आपने पढ़ा नहीं है, न पढ़ा हुआ, तो न तत्पुरुष समास है यहाँ पर भी। पुस्तकालय, पुस्तकों के लिए आलय किसे कहते हैं बेटा, लाइब्रेरी को कहते हैं। पुस्तकों के लिए आलय मतलब पुस्तकों के लिए घर, तत्पुरुष समास का प्रयोग है यहाँ पे। के लिए प्रसर्ग है, संप्रदान तत्पुरुष समास का प्रयोग किया गया है यहाँ पर। स्वास्थ्य रक्षा, स्वास्थ्य की रक्षा। देखो तत्पुरुष समास में अगर आप बात करें तो सिर्फ हमें इन शब्दों के अर्थ लिखने हैं, वही अर्थ इनके विग्रह हैं, ठीक है। तो तत्पुरुष समास का प्रयोग यहाँ किया गया है। चौमासा, संख्यावाची शब्द आया, समझ जाओ द्विगु समास है। अगर किसी विशेष अर्थ की ओर ले जा रहा है तो बहुब्री, अन्यथा वो द्विगु ही है। चार मासों का समूह, द्विगु समास। प्रत्यक्ष, देखो प्रति उपसर्ग आ गया यहाँ पर, ये अव्ययी भाव है। प्रति का अर्थ होता है सामने, अक्ष मैंने आंखों के, आंखों के सामने यानी अव्ययी भाव समास। अक्षी परे, अक्षी हमने आंखों के सामने। देशभक्ति, देश के लिए भक्ति, अगर यहाँ देशभक्त होता तो का आता, देश का भक्त, और देशभक्ति है तो देश के लिए भक्ति, के लिए जो चिन्ह है वो संप्रदान कारक का चिन्ह है, इसीलिए यहाँ पर तत्पुरुष समास का उदाहरण है ये। गुणहीन, गुण से हीन अलग होने का भाव है, यहाँ पर अपादान तत्पुरुष का उदाहरण है ये। नगरवास, नगर में वास, में चिन्ह आ गया, अधिकरण कारक का चिन्ह है, फिर से तत्पुरुष समास का उदाहरण है ये। नमक मिर्च, देखो योजक चिन्ह आ गया, यहाँ पर योजक होने की वजह से यहाँ पर हमारा बनता है द्वंद्व समास, ठीक है। तो दोनों का अपना महत्व है, नमक के बिना सब्जी नहीं बनती, मिर्च के बिना भी नहीं आता स्वाद, तो दोनों महत्व है, दोनों का महत्व है, यानी पूर्व पद भी प्रधान है, उत्तर पद भी प्रधान है, तो कौन सा समास है, द्वंद्व समास का प्रयोग है। अब अगले प्रश्न पर आते हैं, समस्त पद बनाकर समास का नाम लिखिए। अभी तक हमने क्या किया था, समस्त पद का विग्रह करके समास का नाम लिखा था। अब हमें विग्रह दिया हुआ है, हमें समस्त पद बनाना है। तो हमारा पहला शब्द है न इच्छा। देखो न का मतलब अ, ठीक है, लेकिन यहाँ अ नहीं आता, अन आएगा, तो अन इच्छा, अनजमा में इच्छा, अनिच्छा शब्द बना। अनिच्छा कौन सा समास है, न्याय तत्पुरुष। काट की पुतली, यह हटा दो, कठपुतली होता है, कठ मतलब लकड़ी, कठपुतली तत्पुरुष समास। भ्रातृ का स्नेह, का हटा दो, शब्द बन जाएगा भ्रातृ स्नेह, तत्पुरुष समास। देखो समस्त पद में क्या कहा था कि तत्पुरुष समास में क्या करते हैं हम, इन कारक चिन्हों का लोप कर देते हैं और शब्द बना देते हैं। काली है जो मिर्च,
ये हटा दो है जो शब्द बन गया काली मिर्च। तो एक शब्द दूसरे की विशेषता बता रहा है कि मिर्च कैसी है, काली है, यानी शब्द बना काली मिर्च, समास बना कर्मधारय। मरण पर्यंत, मरण पर्यंत देखो इसमें आ मरण, आ का अर्थ होता है पर्यंत, आ मरण, जो अव्यय होता है उसका शब्द पीछे आ जाता है, जो उसका अर्थ होता है वो शब्द के पीछे आता है। तो इसीलिए उसी को जब हम समास पद बनाते हैं तो हम उसे उसके अर्थ उपसर्ग को आगे ले जाएंगे। तो शब्द बन जाएगा आ मरण, अव्ययी भाव समास। 3 फलों का समूह कौन सा होता है, त्रिफला। ठीक है, फलों का समूह है तो 3 का बन जाएगा त्रिफला, त्रिफला द्विगु समास। किरणें है माला जिसकी, अंशु माली, अंशु का अर्थ होता है किरणें, माली मतलब माला, यहाँ से माला है, सूर्य के लिए प्रयोग किया गया है। किरणें है माला जिसकी अर्थात अंशुमाली, अंशुमाली कौन है, सूर्य की अंशु, किरणें है मालाएं जिसकी अर्थात सूर्य, तो वो है बहुव्रीहि समास। न स्थिर, न फिर से आ गया, अ हो जाएगा इसमें, अस्थिर, न्य तत्पुरुष समास का प्रयोग हुआ है। मधुर बोलता है जो, मधुर भाषी, कौन है जो मधुर बोलता है, तो कर्मधारय समास। देवता और दानव, देव दानव, योजक चिन्ह हटा दिए और समुच्चय बोधक अव्यय का लोप होगा और योजक चिन्ह आ जाएगा, देव दानव द्वंद्व समास। हाथ से लिखा हुआ अभी हमने पढ़ा था, हस्त लिखित तत्पुरुष समास। रूप के अनुसार अभी हमने पहला ही शब्द किया था, अनुरूप। ठीक है, अव्ययी भाव समास। 3 कोणों का समूह, त्रिकोण यानी आपका त्रिभुज जो होता है, 3 कोण होते हैं ना उसमें, द्विगु समास ट्रायंगल में। बसों का अड्डा, बस अड्डा तत्पुरुष समास। परम है जो आनंद, ये है और जो हटा देंगे, परमानंद शब्द बनेगा कर्मधारय समास। नया है जो गीत, नया मतलब नव, नवगीत कर्मधारय समास। बाढ़ से ग्रस्त, से प्रसर्ग का लोप कर देंगे, बाढ़ग्रस्त बनेगा तत्पुरुष समास। आज्ञा पालन करने वाला कौन होता है, आज्ञाकारी तत्पुरुष समास। युद्ध में स्थिर, युधिष्ठिर तत्पुरुष समास। मैंने आपको बताया था कि संस्कृत में ये ऐसे ही रहता है, युद्ध ही रहता है, युद्धि स्थिर, तो वहां पर सप्तमी विभक्ति का लोप नहीं होता, लेकिन हिंदी में इसे लिखा जाता है में के साथ, युद्ध में स्थिर तत्पुरुष समास। महान है जो काव्य, ये है और जो हटा देंगे शब्द बनेगा महाकाव्य। अगर हम बात करें आपकी तो रामायण जो इत्यादि कालिदास के जो द्वारा लिखे गए कई जो हमारे ग्रंथ हैं वो महाकाव्यों के रूप में गिने जाते हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास के द्वारा रचित एक महाकाव्य है। फिर आता है हमारा शब्द न संभव, अ हटा न की जगह अ हो जाएगा, असंभव न्य तत्पुरुष समास है। शुभ है जो आगमन, है जो हटा दो बन जाएगा शुभागमन कर्मधारय समास। मन का योग, मनोयोग तत्पुरुष समास। हिम का अल्लय, हटा दो का बन गया हिमालय। बर्फ का घर तत्पुरुष समास। गुण से हीन मतलब अलग होना, से प्रसर्ग का चिन्ह हटा दो शब्द बनेगा गुणहीन और बनेगा समास तत्पुरुष समास। फिर आता है हमारा मन से चाहा हुआ, से चिन्ह का हटा दो मनचाहा तत्पुरुष समास। गगन को चूमने वाला, गगन चुंबी होता है ना, तत्पुरुष समास। गौओं के लिए शाला, गौशाला तत्पुरुष समास। देश के लिए भक्ति, देश भक्ति तत्पुरुष समास। रोग से मुक्त, रोग मुक्त तत्पुरुष समास। से प्रसर्ग का चिन्ह, कारक चिन्हों का जहाँ लोप हो जाएगा वहां पर हमारा तत्पुरुष समास होता है। अगला प्रश्न है हमारा, विग्रह करके समास का नाम लिखिए। समुद्र तट है, समुद्र का तट तत्पुरुष समास। दुर्भाग्य, दुर का अर्थ होता है बुरा, भाग्य यानी बुरा है जो भाग्य, भाग्य की विशेषता है कि वो बुरा है, इसलिए यहाँ पर कर्मधारय समास है। द्वीप समूह, द्वीपों का समूह, तो समूह शब्द आ गया तो तत्पुरुष समास है, लेकिन यहाँ समूह से मतलब वो नहीं है, क्यों, क्योंकि ये द्वीप संख्यावाची शब्द नहीं है कि हम यहाँ द्विगु समास लिख दें समूह देख करके, सिर्फ का प्रसर्ग का प्रयोग होगा जो कि संबंध तत्पुरुष को दर्शाएगा। खेल कूद, खेल और कूद जरूरी नहीं है यहाँ योजक चिन्ह मिले, आप इसका अंतर भी देख सकते हैं कि कई बार हमें नहीं भी मिलता, जैसे लाभव लाभ, लाभालाभ, ठीक है, सत्या सत्य लिखा जाता है तो वहां पर योजक चिन्ह नहीं है, लेकिन फिर भी वो द्वंद्व समास है। कुल परंपरा, कुल की परंपरा तत्पुरुष समास। हसमुख, हंसता हुआ है जिसका मुख यानी बहुव्रीहि समास, जो भी हसमुख व्यक्ति होता है उसके लिए प्रयुक्त होता है, कोई अन्य नहीं होता है। सुनामी पीड़ित, सुनामी से पीड़ित तत्पुरुष समास। परलोक गमन, परलोक को गमन तत्पुरुष समास। निसंकोच, बिना संकोच के अव्ययी भाव समास। आगे है हमारे पास इधर उधर, इधर और उधर द्वंद्व समास। सुख दुख, सुख और दुख द्वंद्व समास। विश्व विख्यात, विश्व में विख्यात तत्पुरुष, देखो यहाँ पर योजक चिन्ह है लेकिन ये यहाँ पर द्वंद्व नहीं है, विश्व और विख्यात थोड़ी होता है, विश्व में विख्यात होता है, तो वहां पर है ये तत्पुरुष समास, अधिकरण का उदाहरण है। सपरिवार, परिवार सहित अव्ययी भाव समास, स उपसर्ग का प्रयोग हुआ है यहाँ पर।
कार्य कुशल, कार्य में कुशल, तत्पुरुष समास। भूख प्यास, भूख और प्यास, द्वंद्व समास। महादेव, महान है जो देव, कर्मधारय समास। अधपका, आधा है जो पका, कर्मधारय समास। महाविद्यालय, महान है जो विद्यालय, कर्मधारय समास। जहां आपको कारक चिन्ह दिखाई दे वो तत्पुरुष, जहां है जो दिखाई दे है जो तो वहां कर्मधारय होता है, और जहां किसी तीसरे के बारे में बताया जा रहा है तो वहां पर बहुब्री, और जहां और प्रसर्ग चिन्ह का और समुच्चय बोधक अव्यय का प्रयोग होता है वहां पर होता है हमारा द्वंद्व समास। फिर आया हमारा पूंजीपति, पूंजी का पति, तत्पुरुष समास। आवरणहीन, पर्दा कहते हैं, आवरण से हीन, तत्पुरुष समास। आवरण मैंने ढका हुआ, पर्दे से। सर्वोपरि, सर्व का मतलब सबसे। देखो बेटा यहाँ गुण संधि का प्रयोग किया गया है, सर्व जमा में ऊपरी से बना है, सर्वोपरि, सबसे ऊपर, तत्पुरुष समास। भाग्य विधाता कौन होता है? जो भाग्य का विधाता होता है तो तत्पुरुष समास। शोकमग्न यानी शोक में मग्न, तत्पुरुष समास। स्वर्ग गमन, स्वर्ग को गमन, तत्पुरुष समास। ये सारे तत्पुरुष समास के उदाहरण है। सब में विभक्ति चिन्हों का प्रयोग हुआ है, का, से, ठीक है, का और में और को, सबसे ऊपर से प्रसर्ग का प्रयोग हुआ है। फिर आता है हमारा छात्र सभा, छात्रों की सभा भी लिख सकते हैं, छात्र की सभा भी लिख सकते हैं, तत्पुरुष समास। माखन को चुराने वाला, माखन चोर, तत्पुरुष समास। अगर हम यहाँ पर चाहें तो बहुब्री समास भी बना सकते हैं कि माखन को चुराने वाला है जो, अर्थात कृष्ण, क्योंकि उसके लिए भी प्रयुक्त किया जाता है ना ये शब्द मुख्य रूप से। आ गया, न लगाएंगे, न नित्य यानी जो हमेशा नहीं है, न तत्पुरुष समास। राजाज्ञा, राजा जमा में आज्ञा से बना है या संधि शब्द किया गया है, राजा की आज्ञा, तत्पुरुष समास। भूदान, भू का दान यानी पृथ्वी का दान, तत्पुरुष समास। पुष्प वर्षा, पुष्पों की वर्षा, कौन सा समास है ये? तत्पुरुष समास। तो ये सारे फिर से तत्पुरुष समास के उदाहरण है, जिसमें एक है जो नया तत्पुरुष समास का उदाहरण है। तो आपको समझ में आ गया होगा तत्पुरुष समास कहाँ होता है? जहाँ कारक चिन्हों के साथ विग्रह आता है वहां समस्त पद के बनाते समय हम उन कारक चिन्हों का लोप कर देते हैं, और जहाँ है और जो शब्द का प्रयोग होता है कि ऐसा है जो, नीला है जो, काला है जो, लाल है जो, मिर्च, तो इस तरीके के शब्द जहाँ आए वहां कर्मधारय समास होता है, ठीक है। जहां दो शब्दों को योजक चिन्ह द्वारा जोड़ा जाता है, दोनों अलग अलग भावों को व्यक्त कर रहे होते हैं, तो वहां पर होता है द्वंद्व समास। जो संख्यावाची पहला शब्द हो वहां संख्यावाची होने की वजह से द्विगु, और जहां किसी तीसरे के बारे में बताया जाए वहां बहुब्री, जहां पहला पद गुणवाचक विशेषण हो वहां कर्मधारय समास का प्रयोग होता है। तो अब हम गृह कार्य की चर्चा करते हैं। आपको आगे के गृह कार्य करना है। 5 प्रश्न तक मैंने आपको करा दिया। अब आपका 6ठा प्रश्न आपको करना है कि कोष्टक में दिए गए पद में प्रयुक्त समास का सिर्फ आपको नाम बताना है। ये 22 वाक्य आपके पास आएंगे, जिन वाक्यों में जो आपको ये कोष्टक में पीले अक्षरों में जो शब्द दिखाई दे रहे हैं ना, इनमें आपको क्या बताना है कि सिर्फ समास का नाम बताना है कि समास का नाम कौन सा है। विग्रह नहीं करना है, सिर्फ समस्त पद का नाम बताना है कि समस्त पद किस समास का उदाहरण है। ये आपको विग्रह करोगे तो ही पता चलेगा कि किस समास का उदाहरण है। पहला वाक्य है कि विद्यार्थियों को पुस्तकालय का भरपूर उपयोग करना चाहिए, ठीक है। नील गगन में इंद्रधनुष की शोभा देखते ही बनती है। यह 21वीं शताब्दी है। मोहन चौराहे पर खड़ा है। हमारे घर आज नवग्रह पूजन है। उसके भाई बहन छमाई में पास हो गए हैं। पीतांबर पहन शिवालय चलोगे। महासागर में बड़ी बड़ी मछलियां रहती हैं। वे प्रतिदिन व्यायामशाला जाकर व्यायाम करते हैं। पराधीन व्यक्ति को सुख नहीं मिलता। उसका नाम चंद्रमुखी है। भारतीय गणतंत्र का प्रधान राष्ट्रपति होता है। माताजी रसोई घर में हैं। जयशंकर प्रसाद ने महाकाव्य की रचना की। उसने देश विदेश का भ्रमण किया है। सुख दुख जीवन में आते रहते हैं। हाथ मुंह धोकर भोजन करो। रेलगाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई। वह चारपाई पर सो रहा है। तुम दोपहर को आ जाना। मैं पंजाब जाऊंगा। शरीर में पंच तत्वों का संतुलन आवश्यक है। अब हमारा बेटा जो कल का गृह कार्य था उसकी चर्चा करते हैं हम, ठीक है। पहला प्रश्न था आपका द्विगु तथा बहुब्री समास में अंतर स्पष्ट कीजिए। वैसे मैंने आपको अभी समझाया है, आपको समझ आ गया होगा, लेकिन फिर भी हम इस गृह कार्य की चर्चा करते हैं कि द्विगु समास में पूर्व पद संख्यावाची विशेषण होता है। जो पहला पद होता है वो संख्यावाची विशेषण होता है तथा उत्तर पद समूह का बोध कराता है, जैसे चतुरानन। चतुर शब्द जो है वो संख्यावाची है और जो आननों का समूह है वो समूह का बोध करा रहा है, इसीलिए कौन सा समास हो जाएगा? द्विगु।
बहुव्रीहि समास, इस समास में विग्रह बहुत महत्वपूर्ण होता है क्योंकि विग्रह पर ही हमारा समास निर्भर करता है। अगर आपने कर्मधारय का विग्रह कर दिया और समास का नाम लिख दिया बहुव्रीहि तो वो गलत हो जाएगा। इस समास में दोनों पद गौण होते हैं, यानी कि दोनों छिपे हुए होते हैं, कोई तीसरा ही पद प्रधान होता है जिसके बारे में दोनों मिलकर के बताते हैं, वही प्रधान होता है। जैसे तिरंगा, तीन है रंग जिसमें, तो अर्थात हमारा राष्ट्रीय ध्वज। अगर मैं इसको लिख दूं कि तीन रंगों का समाहार और लिख दूं बहुव्रीहि तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि वो तो किसी तीन जो है वो संख्यावाची है, रंगों का समाहार या समूह किसी समूह की जानकारी दे रहा है, तो वहां पर वो द्विगु समास का उदाहरण होगा। इसलिए बहुव्रीहि समास का विग्रह ही उसे बहुव्रीहि में लाएगा, अन्यथा वो कर्मधारय या फिर द्विगु का उदाहरण कहलाएगा। अब था कि कर्मधारय समास तथा बहुव्रीहि समास में अंतर स्पष्ट कीजिए। कर्मधारय समास में विशेषण और विशेष्य का, उपमान और उपमेय का संबंध होता है तथा पूर्व पद गुणवाचक विशेषण होता है। जैसे नीलकंठ, नीला है जो कंठ। विशेषण विशेष्य है, अगर साधारण अर्थ लें तो नीलकंठ नीला है जो कंठ एक साधारण विशेषण और विशेष्य का संबंध है। पहला क्या है, पूर्व पद नीला है, विशेष्य क्या है कंठ, कि जो विशेष्य की विशेषता बतलाए वो विशेषण की कंठ कैसा है, नीला है। और जो है वो उपमान और उपमेय की बात करें तो चरण कमल ले लो कि जो चरण है वो कमल के समान है। कमल एक विशेष फूल का नाम है और किसी के लिए उसका प्रयुक्त किया जाता है। तुम्हारे लिए तो चरण जैसे कमल का प्रयोग होगा नहीं, तो कृष्ण के लिए करते हैं या फिर राधा के लिए करते हैं या फिर राम के लिए करते हैं, तो उनके लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। अब आते हैं बहुव्रीहि समास की। समास में विग्रह बहुत महत्वपूर्ण होता है, वही पद की गौण होते हैं, दोनों पद प्रधान होते हैं। नीला है जो कंठ, नीला है कंठ जिसका अर्थात शिव, वहां कर्मधारय में लेते हैं तो यहाँ पर क्या है, अलग पद की विशेषता बतला रहे हैं यहाँ पर। अब था कि द्विगु तथा कर्मधारय में क्या अंतर है। देखो द्विगु में क्या होता है, पूर्व पद संख्यावाची विशेषण होता है तथा उत्तर पद समूह का बोध कराता है। जैसे चतुरानन, चार आननों का समूह। अगर चार शब्द यहाँ संख्यावाची है और आननों का समूह द्विगु के होने का संकेत है कि द्विगुवाची संकेतवाची है कि यहाँ पर जो है संख्यावाची शब्द का प्रयोग किया गया है, और जो दूसरा उत्तर पद है वो किसी समूह की जानकारी दे रहा है। जबकि कर्मधारय समास में विशेषण विशेष्य का संबंध होता है, उपमान उपमेय का संबंध होता है, पूर्व पद जो होता है वो गुणवाचक विशेषण होता है। अगर मैंने यहाँ नीलकंठ लिया है तो आप यहाँ पीताम्बर भी ले सकते हो, आप महात्मा भी ले सकते हो। ठीक है कि महान है जो आत्मा, नीला है जो कंठ, पीत है जो अंबर, श्वेत है जो अंबर। आप मेरी बजाय किसी और का भी उदाहरण ले सकते हैं, क्योंकि मैंने एक ही उदाहरण का प्रयोग किया। आप चाहें तो अन्य अन्य उदाहरणों का भी प्रयोग इसमें कर सकते हैं। ये तो सिर्फ आपको एक उदाहरण। अगला था आपके पास समस्त पदों का विग्रह करके समास का नाम लिखो, जिसके आगे के प्रश्नों की चर्चा हमने अभी की थी। उससे पहले के जो 20 थे उनकी चर्चा हम यहाँ करेंगे। पहला शब्द था आपका द्विगु। द्विगु खुद एक समास है, देखिए, और यहाँ पर भी समास के विग्रह के रूप में आया है। द्वि मतलब दो, गु मतलब गाय। देखो द्वि शब्द है वो संख्यावाची है, दो गायों का समूह, द्विगु समास। लाभा लाभ, लाभ और अलाभ। देखो यहाँ योजक चिन्ह नहीं है ना, फिर भी ये द्वंद्व समास है। लाभ और अलाभ द्वंद्व समास। मृग नयनी, मृग के समान नयन है जिसके अर्थात कोई विशेष स्त्री। मृग नयनी किसका समास का उदाहरण है, बहुव्रीहि, कि मृग के समान नयन है जिसके अर्थात राधा के लिए प्रयोग होता है, सीता के लिए होता है। अन्याय, देखो अज्ञा का मतलब न न्याय, न्याय तत्पुरुष समास। निस का अर्थ होता है बिना, बिना संदेह के अव्ययी भाव समास। जहां पर भी उपसर्ग नजर आए मान लो वो अव्ययी भाव समास के ही उदाहरण हैं। आप बीती, आप पर बीती। अभी आपका उदाहरण आज ही था ना आपके पिछले गृह कार्य में, जग बीती, जग पर बीती, ये है आप पर बीती। तत्पुरुष समास, पर है अधिकरण का चिन्ह। दशानन, 10 है आनन जिसके अर्थात रावण। आप चाहे तो लिख सकते हो 10 आननों का समाहार, तो द्विगु। वैसे ये बहुव्रीहि समास का उदाहरण है। वेद पुराण, वेद और पुराण और आ गया, यहाँ पर योजक चिन्ह है। वेद और पुराण द्वंद्व समास। ध्यान मग्न, ध्यान में मग्न तत्पुरुष समास, में अधिकरण का चिन्ह है। प्रसंगानुकूल, प्रसंग के अनुकूल तत्पुरुष समास है। पतझड़, झड़ते हैं पत्ते जिसमें अर्थात कोई विशेष ऋतु होती है पतझड़ की, तो यहाँ पर क्या है, बहुव्रीहि समास है। तुलसी कृत, तुलसी से कृत, तुलसी द्वारा रचित, तो होता है तत्पुरुष समास से। कारक चिन्ह है हमारा, करण का सहायता के लिए प्रयुक्त हुआ है तो करण तत्पुरुष का प्रयोग है। महात्मा, महान है जो आत्मा, कर्मधारय समास।
जो हटा दो तो बन जाएगा महात्मा कर्मधारय, और महान है आत्मा जिसकी तो बहुब्रीहि समास भी है। रेल की पटरी पर चलने वाली गाड़ी तत्पुरुष समास। देखो ये है हमारा मध्यम पद लोपी समास, जिसमें बीच वाले पद का पूरी तरह से लोप कर दिया जाता है और पहला और आखिरी अक्षर रखा जाता है। की पटरी पर चलने वाली का पूरा लोप हो जाएगा। ये हमारा मध्यम पद लोपी समास है, जो कि तत्पुरुष समास के अंतर्गत ही आता है। सतसई एक पुस्तक का नाम है, 700 दोहों का समूह होता है उसमें, ठीक है। तो द्विगु समास का उदाहरण है, क्योंकि ये समूह को दर्शा रहा है। श्वेतांबरा, श्वेत है जो अंबर तो कर्मधारय, और श्वेत है अंबर जिसके अर्थात सरस्वती, तो ये है बहुब्रीहि समास का उदाहरण। अगला शब्द है बेटा शताब्दी, 100 सालों का समाहार, द्विगु समास। धर्म विमुख, धर्म से विमुख, तत्पुरुष समास। रसोई घर, रसोई के लिए घर, तत्पुरुष समास। बेखटके, बिना खटके, अव्ययी भाव समास। तो अब आपने सभी गृह कार्य देख लिया है। अपनी आपकी जो भी गलतियां हो उनको सुधार लीजिएगा, ताकि आपके गृह कार्य में किसी भी प्रकार की कोई कमी न रहे। इन तीनों चारों व्याख्यानों को अच्छी तरह से पढ़िएगा। कल के व्याख्यान में यानी कि आगे का जो व्याख्यान होगा इसमें हम समास की दोहराई करेंगे, साथ ही आपको एक प्रदत्त कार्य भी दिया जाएगा। मिलेंगे अगले व्याख्यान में। धन्यवाद।